नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार थमने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर दक्षिण में रोड शो करेंगे। इस दौरान वह बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के लिए वोट मांगेंगे। रोड शो दोपहर 2 बजे जय स्तंभ चौक से शुरू होगा और रायपुर दक्षिण के विभिन्न इलाकों से होते हुए शाम 5:50 पर समाप्त होगा। इस रोड शो में मुख्यमंत्री के साथ सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। वहीं रायपुर दक्षिण में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी प्रचार में जुटे हैं। प्रचार समाप्त होने के बाद 11 नवंबर की शाम से प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। तो रायपुर दक्षिण में उपचुनाव को लेकर सीएम साय प्रचार करेंगे और उपचुनाव की एक सीट पर उपचुनाव होना है। उधर कांग्रेस भी चुनाव की तैयारियों में पूरे दमखम के साथ लगी हुई है। तो सीएम विष्णुदेव साय प्रचार करने के लिए आज रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील करेंगे और उधर कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ इस सीट को जीतने के लिए पूरी दावेदारी पेश कर रही है। दोनों ने रोड शो को बताया जन आशीर्वाद यात्रा। तो वहीं सीएम साय भी चुनाव प्रचार आज करेंगे और जो समीकरण बैठ रहे हैं, दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ रायपुर की इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए पूरे जोर कर रही हैं। अब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। अंतिम दिन आज विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे और आज फिर जो प्रत्याशी हैं वो घर घर जाकर वोट मांगेंगे। तो रोड शो को भी जन आशीर्वाद यात्रा बताया है। यहां पर जो कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर चुनाव की तैयारी की जा रही है और प्रचार का आज अंतिम दिन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरी जानकारी है? आज खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रोड शो करेंगे और इस सीट को लेकर क्या कुछ समीकरण बैठते हैं? जी पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि 13 तारीख को यहाँ दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव होना है और जिसमें आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित किया गया था। इसी को लेकर आज विष्णुदेव साय जो है सड़क पर उतरेंगे। ये कहा जा सकता है कि रोड शो करेंगे। रोड शो के माध्यम से सुनील सोनी के लिए वो प्रचार करेंगे और सुनील सोनी के लिए वोट भी जनता से मांगेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां आज अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सारे दिग्गज, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, सब आज सड़कों पर देखने को मिलेंगे। और 13 तारीख को यहाँ चुनाव होना है। उसके बाद शाम को ये लोग डोर टू डोर मतदाताओं के घर जाकर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। ये चुनाव आयोग की तरफ से ये जो समय निर्धारित किया गया था, आज शाम से यहाँ प्रचार बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, और देखा जाता है कि जब चुनावी प्रचार में नेता उतरते हैं तो वो बयानबाजी ज्यादा करते हैं। तो इस उपचुनाव में क्या कुछ मुद्दे कांग्रेस की तरफ से हैं और क्या कुछ मुद्दे बीजेपी की तरफ से हैं जो वो जनता के बीच में लेकर जाते हैं? जी पुष्पेंद्र, चुनावी दौर है और निश्चित रूप से देखा जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। ऐसे में और आपको बता दूं कि जिस दक्षिण विधानसभा चुनाव हो रहा है वो सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा भरी सीट है। पूर्व मंत्री और वर्तमान के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के वहाँ पे 8 बार के विधायक रहे हैं और बीजेपी के लिए काफी मान सम्मान की सीट मानी जाती है। बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसे में कांग्रेस को जो भी काफी मेहनत कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले 13 तारीख को जनता किसको अपना विश्वास मत देती है। और लेकिन दोनों पार्टियों की बात करें प्रचार प्रसार की, तो दोनों पार्टियां एकदम ये कहा जा सकता है कि बुरी तरह से पूरे चुनावी मूड में आ चुकी है। इसी के तहत आज दोनों पार्टियों के सारे बड़े दिग्गज जो है सड़क पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जनता से भी आज घर घर जाकर शाम से रूबरू होंगे। जी नहीं, बिल्कुल मनोज, और दोनों ही पार्टियां रोड शो करने में लगी हुई हैं और दोनों पार्टियों ने ही एक ही नाम दिया है, जन आशीर्वाद यात्रा। तो जनता से ये क्या कुछ उम्मीद करते हैं और जनता के बीच में इनका क्या कुछ संदेश है और समीकरण क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों की यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है?
जी बिल्कुल, पुष्पेंद्र आपको बता दूं कि यहाँ पर जो दक्षिण विधानसभा की सीट है उस पर लड़ाई सिर्फ सीधी सीधी टक्कर जो है कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिली। वहीं कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस ने युवा चेहरा पर भरोसा आकाश शर्मा को टिकट देकर, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो ये कहा जा सकता है सुनील सोनी जी, और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व महापौर भी रह चुके हैं, अनुभवी व्यक्ति है। लेकिन वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है युवा चेहरा पर भरोसा की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 13 तारीख को जनता किस पर अपना विश्वास जमा पाती है, और ये उसके जो है किसको अपना बहुमत साबित करने का अवसर मिल सकता है। जी बिल्कुल मनोज, और बीजेपी कांग्रेस के अलावा क्या उपचुनाव में कोई और पार्टी भी कूदती हुई नजर आ रही है जो समीकरण बिगाड़ सके? जी जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगभग 31 लोग जो है मैदान में हैं, और ऐसे में जो है चलिए मनोज, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। तो 14 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है। धान खरीदी को छत्तीसगढ़ में धान तिहार के रूप में मनाया जाता है। राज्य के निर्माण से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में धान और किसान सियासत का केंद्र रहा है। 14 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी को लेकर अब प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो चुका है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा दिया है, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में एक पत्रकार कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर विष्णुदेव साय ने धान खरीदी के लिए हमें पत्र लिखा था। अब खुद धान खरीदी से दूर भाग रही हैं, धान खरीदी करना नहीं चाहती। मात्र 40-45 दिन तक धान खरीदी कर रहे हैं। इसके लिए भी सरकार की तैयारी पूरी नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर धान खरीदी को लेकर बड़ा आरोप लगाया, क्या कुछ पूरा मामला? जी पुष्पेंद्र आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बड़ा मुद्दा माना जाता है। धान का कटोरा भी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऐसे में और यहाँ का जो प्रमुख भोजन है वो चावल को माना जाता है, और इसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 14 तारीख से धान खरीदी होनी है, जिसको लेकर तैयारियां नहीं हो पाई है, इस तरह का गंभीर आरोप जो है बीजेपी सरकार के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लगाया गया है। भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि धान खरीदी सरकार करना नहीं चाहती। आपको बता दूं कि 2100 रुपया प्रति कुंटल की दर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदा जाता है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा यहाँ पर रेट माना जाता है। तो ऐसे में किसानों के लिए प्रमुख साधन है, एक आय का बहुत बड़ा स्रोत है धान खरीदी। तो सरकार के ऊपर इसी बात को लेकर भूपेश बघेल गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, और उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि जब पिछली सरकार में बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष थे विष्णुदेव साय, तो उन्होंने भूपेश बघेल को पत्र भी लिखा था धान की खरीदी के लिए, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब बीजेपी की सरकार और बीजेपी धान खरीदी से दूर भाग रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पुष्पेंद्र आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो पूर्व में लिखा गया लेटर था वो भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया को दिखाया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन सकती है, क्योंकि धान खरीदी का समय हो चुका है, तो मात्र 2 दिन का समय बचा है। ऐसे में अभी जो सभी जगहों पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तैयारियां देखने को भी मिल रही है, कहीं कहीं अभी इसकी तैयारियां भी देखने को नहीं मिल रही है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार भी धान खरीदी को लेकर, और वही बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम अपने समय पे निश्चित रूप से धान खरीदी जो है करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 14 तारीख से धान खरीदी हो सकती है या नहीं। बिल्कुल मनोज, और अक्सर देखा जाता है कि धान की फसल में किसानों को अक्सर नुकसान होता है, तो किसान आस लगाकर बैठते हैं कि उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदा जाए, जो नुकसान की भरपाई है वो कुछ हद तक हो सके। तो क्या छत्तीसगढ़ में एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी हुई है?
जी जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम किसानों की एक इंच की धान खरीदी करेंगे और 2100 रुपए की दर से धान खरीदी करेंगे। इसी बात को लेकर बीजेपी सत्ता में भी आई थी। अब ऐसे में अगर 14 तारीख से धान खरीदी नहीं शुरू हो पाएगी तो कहीं न कहीं बीजेपी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत सामने देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। और किसानों के लिए जो धान मंडियां हैं उनमें क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं सरकार की तरफ से? अब अभी तक जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, अभी तक तो तैयारी भी नहीं है, तो क्या कुछ तैयारी मंडियों में सरकार की तरफ से की जा रही है और किसानों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है धान खरीद को लेकर? जी जी पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि जिस हिसाब से तैयारियां देखने को अब सामने 13 तारीख को चुनाव है और 14 तारीख से धान खरीदी का समय निर्धारित किया गया है। अब चुनाव में भी सरकारी कर्मचारियों की व्यस्तता देखने को मिलेगी और वहीं 14 तारीख की सुबह से धान खरीदी का समय निर्धारित किया गया है। अब ये 14 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार की कितनी बड़ी तैयारियां थी धान खरीदी को लेकर। चलिए मनोज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर करते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। संत राजीव लोचन महाराज के 4 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर विधायक कवासी लखमा ने पलटवार किया है। उन्होंने महाराज को खुद शादी करके बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। दरअसल रायपुर दक्षिण उपचुनाव के प्रचार के कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में कांग्रेस चुनाव के नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में बस्तर के कद्दावर नेता कवासी लखमा राजधानी पहुंचे। इस दौरान राजीव लोचन महाराज के बयान पर कवासी लखमा ने कहा कि आदिवासी किसी पंडित को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि पंडित पहले खुद शादी करें, बच्चे पैदा करने और उन्हें पाल कर देखें कितनी परेशानी होती है। यह देश को बांटने वाले लोग हैं। बीजेपी जब खुद शक्तिहीन होती है तो पंडितों को सामने लाती है, लेकिन इनका साथ भगवान ने भी छोड़ दिया है, फिर भी ये नहीं सुधर रहे। हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संत है संत श्री राजीव लोचन महाराज जी। उन्होंने छठ पूजा महादेव घाट में कुछ बयान दिया था। उन्होंने कहा था हिंदुओं को 2 की जगह 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो उसका टिप्पणी करते हुए कवासी लखमा, जो पूर्व का मंत्री रह चुका है और अभी तत्काल का विधायक है, वह संत जी पर अनर्गल बयान देते हैं। कहते हैं कि संत को पहले खुद बच्चा पैदा करके देखना चाहिए, उसके बाद उसको ऐसा बयान देना चाहिए। तो मैं इसी कारण हम उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए हम थाना गए थे। सिविल पहले खमाटी थाना गए थे, वहाँ 24 घंटे का मोहलत दिया गया था, समय दिया गया था। उसके बाद हम सिविल लाइन थाना गए और सिविल लाइन थाना गए तो वहाँ भी हमें 24 घंटे का समय दिया गया है। अच्छा, रायगढ़ जिला मुख्यालय के कोतरा रोड थाने का सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि उनके क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करने वाले की शिकायत करने पर शराब कोचिए के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। इसकी शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने से नाराज होकर वे थाने के सामने बैठकर हंगामा करने पहुंचे। खरसिया विधानसभा सहित आसपास के इलाकों में लगातार शराब माफियाओं द्वारा बेची जा रही देसी शराब को लेकर जिस प्रकार सैकड़ों महिलाओं ने कोतरा रोड थाने का घेराव करते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, उससे लगता है कि पुलिस संरक्षण में शराब माफिया लगातार अपने कारोबार को चला रहे हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर कांग्रेस भी एंट्री ले चुकी है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मामला ये है सर कि ग्राम पंचायत कोसमपाली में कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत कोसमपाली की सभी दीदियाँ जो महिला समूह बनाई हुई मेरे पास आई और आकर मेरे को बोली कि दीदी हमारे गांव में बहुत ज़्यादा महुआ शराब का बिक्री हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम लोग एक संगठन बनाएंगे और जाएंगे हम लोग थाना में, जहाँ हम लोग उनको आवेदन ज्ञापन सौंपेंगे। और लोग बोले कि आप हम लोग का सहयोग के साथ ही, मैं बोली कि अच्छी बात है, मैं ज़रूर जाऊँगी आप लोग के साथ। और ऐसा ही हुआ, हम लोग दूसरे दिन यहाँ पर आए कोतरा थाना में ज्ञापन सौंपने के लिए और हमने ज्ञापन सौंपा। तो फिर
तो फिर यहाँ के टीआई साहब बोले कि हम लोग छठ पूजा के बाद सोमवार को जाएंगे आपके यहाँ छापा करने के लिए। तो दीदी लोग तो बहुत परेशान थे क्योंकि गांव पूरा महुआ शराब से पूरा भरा हुआ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है महुआ शराब बेचने वाले। तो इसके बाद हम लोग वहाँ एसपी ऑफिस गए, तो एसपी साहब तुरंत फोन लगाए टीआई सर को, और टीआई सर फिर उनको बोले। रायगढ़ जिला मुख्यालय में एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। शहर के वार्ड नंबर 33 के गांधीनगर मोहल्ले के एक मकान में चर्च बनाकर पिछले कुछ दिनों से प्रार्थना सभा के जरिए धर्मांतरण कराए जाने की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सदस्य आज सुबह मौके पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बलौदाबाजार वन मंडल के वन अमलों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्ती की जा रही है। इसी दौरान 9 नवंबर की रात लगभग 9 बजे परिक्षेत्र अर्जुनी अंतर्गत वन क्षेत्र में गश्ती के दौरान गश्ती टीम ने कुछ लोगों को जंगल की तरफ गाजरडीह बीट से जाते हुए देखा गया। गश्ती टीम ने उनका पीछा किया और जंगल में छिपकर उनको पकड़ने के लिए घात लगाकर बैठ गए। सुबह तड़के करीब 4 बजे शिकार के 5 आरोपियों को वन विभाग ने धर दबोचा। तो जंगली जानवरों का शिकार करने वाले लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है और टीम ने पहले ही मौके पर पहुंचकर पूरी तैयारी कर ली थी और जब शिकारी वहां पर पहुंचे तो 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरा मामला है? यहाँ पर जो वन में शिकार करते थे उनको गिरफ्तार किया गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पर वन जो लगातार सीगल का मांस है, हरियाणा का मांस है बेचने वाले यहाँ पर सचित है जंगल में। और बलौदाबाजार जिले का बारना पर अभ्यारण्य एक जंगल है जहाँ पर जंगल सफारी है और बहुत आवश्यकता का केंद्र है। वहाँ पर इनके द्वारा जो गाँव के द्वारा जो करेंट बिछाकर जो वन प्रांत के हत्या किया जाता था, मारा जाता था, उसके बाद मारने की वजह से लंबा समय तक आ रही थी। लेकिन वहाँ पर एक बाघ का विचन भी है या एक बाघ वहाँ पर घूम रहा है, तो उसके बाद भी मान लो ये जो शिकारी है और अवैध रूप से काम करते हैं और मान लो बाघ को भी वहाँ पर करेंट में आ सकते हैं। बहुत ही घटना देखते हुए वन विभाग ने इस पर चारों तक कैमरे लगाए हैं और रात को गश्त तेज कर दी थी ताकि ऐसे जो शिकारी है तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनके बाद कार्रवाई की जाए। इसके बाद 2 दिन पहले ही 2 बंदों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 4 आरोपी फरार हैं। लगातार वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में गश्त लगाकर अवैध शिकार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और कल भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 7 किलो डी चार्ज किया गया और उससे हाई वोल्टेज करंट लेने की जो उपकरण है उनको भी जब्त किया गया था। उनसे लगातार गिरफ्तारी वन विभाग द्वारा और जिला पुलिस द्वारा की जा रही है। कुछ नहीं, बिल्कुल प्रदीप, क्या वन विभाग के द्वारा पहले भी इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है और जो वहां के जानवर हैं, जानवरों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि देखा जाता है कि वन में अगर वहां के पेड़ों को काटा जाता है या जानवरों का शिकार किया जाता है तो ऐसे में वन विभाग और सरकार की तरफ से हिदायत दी जाती है। तो यहाँ पर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जी, आपको बता दूं ये जंगल सफारी है। केंद्र सरकार की जो योजना है यहाँ पर वो यहाँ पर है कि जिससे वन प्राणियों की सुरक्षा की जाए, उसके लिए फेंसिंग का उनके लिए इकट्ठा एक जगह किया जाए ताकि वहाँ पर विचरण उनका चलते रहे। लेकिन इस प्रकार के जो गाँव जंगल से लगे हुए जो गाँव के जो लोग हैं और जो पीतल का मांस, हिरण का मांस में जो अवैध काम करते हैं इनके पास लगातार शिकायत यहाँ पर मिल रही है। चलिए प्रदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर रायपुर से है, जहां कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद से छत्तीसगढ़ साइबर ठगी के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते दिनों राजधानी में 3 अलग अलग मामलों में साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को करोड़ों का चूना लगा दिया। इन मामले के बाद सामने आने के बाद रायपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के निर्देशन पर साइबर थाना रेंज रायपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से 4 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। खबर रायपुर से है, जहां राजधानी में कांग्रेस नेता नितिन भंसाली उठाईगिरी का शिकार हो गए हैं।
उन्होंने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका पर्स या तो गुम हो गया है या फिर उठाई गिरी हुई है। घटना से जुड़े एक सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो चालक को सड़क के किनारे कुछ उठाते हुए देखा जा सकता है। मामले में सिविल लाइन पुलिस जांच कर रही है। कांग्रेस नेता नितिन भंसाली के अनुसार घटना कल रात 9:15 की है, जब वे पंडरी मंडी गेट के सामने स्थित जेड ब्लू शोरूम के बाहर निकल रहे थे। पर्स में 6,000 रुपये नगद, 3 डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। खबर रायपुर से है, जहां गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन रायपुर दक्षिण सीट पर हो रहे उपचुनाव ने सूबे का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। उपचुनाव में 2 दिन पहले ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण कांग्रेस के लिए एक पर्यटन स्थल है। यहां पिछले 35 साल से पूरी कांग्रेस पार्टी घूमने के लिए आती है। चुनाव के 15 दिन पहले पूरी कांग्रेस पार्टी आती है और 15 दिन बाद गायब हो जाती है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि जिनका प्लान राजस्थान में उड़ान नहीं भर पाया, वो यहां की कांग्रेस पार्टी से इस बात की उम्मीद छोड़ दें कि उनका प्लान टेक ऑफ कर पाएगा। महिलाओं को मंत्रिमंडल योजना का पैसा मिल रहा है। दक्षिण विधानसभा में आधे से ज्यादा लोग जो है वो कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, जिनकी खेती बाड़ी है। उनको 21 क्विंटल धान और 2100 रुपए मिल रहा है। 5 साल जो प्रधानमंत्री आवास बंद हो गए थे वो फिर से प्रारंभ हो गए हैं। जिनका प्लेन राजस्थान में उड़ान नहीं भर पाया, तो यहां की कांग्रेस पार्टी से इस बात की उम्मीद छोड़ दें। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।